हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी, आवाज आ रही है। बड़ा कर देना, इधर कर देना, खींच देना। और बस ओके। कैसे हो? बढ़िया एकदम। हाँ जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। आइए तो शुरुआत करते बेटा। हमें यहां पर आज जो पढ़ना था वो क्या पढ़नी थी? हमें यूकैरियोटिक सेल पढ़नी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करनी है कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका पेज नंबर 92 पर जब आप देखेंगे, पेज नंबर 92 एनसीईआरटी में पेज नंबर 92 जब आप देखते हैं तो वहां पर आपको ये दो डायग्राम दिखते हैं। कौन से? एक आपको पादप कोशिका का और एक जंतु कोशिका का डायग्राम दिखता है। ठीक है, यहां पर एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीजें यहां पर दे रखी हैं, ये हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए पहले पढ़ते हैं। देखिए, हेडिंग डाल रखी है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में बिंदु दर बिंदु चीजें पढ़नी है। अब देखिए, थोड़ा टाइम वेस्ट कम करेंगे, चीजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त? हाँ जी सर, झालर में तंतु लिखा है, क्या वो कशाभिका वाला है? नहीं बेटा, वो कशाभिका वाला नहीं है। तंतु का मतलब होता है फाइबर, यानी उभार। एक तरीके से जैसे ये एक बड़ी तंतुमय संरचना, ये छोटी तंतुमय संरचना थी। जो छोटी तंतुमय संरचना थी वो हमारी झालर था। बड़ी तंतुमय संरचना जो थी वो हमारी कशाभिका था, जिसमें सबसे बड़ा भाग का नाम ही क्या था? तंतु था। चलो जी, यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ने वाले। सबसे पहला बिंदु, यूकैरियोटिक कोशिका कौन कौन से जगत में आती है? बहुत सीधा सीधा हमारे 4 जगत जो होते हैं, उन 4 जगत में यूकैरियोटिक कोशिका आती है। कौन कौन से 4 जगत होते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रोटिस्टा, कवक, पादप या जिसको हम वनस्पति भी बोलते हैं, और प्राणी जिसको हम जंतु भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सीधा सीधा बिंदु है। यूकैरियोटिक कोशिका कौन कौन से जगत में आती है? साहब, इन 4 जगत में यूकैरियोटिक कोशिका को रखा जाता है। आई होप इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। हाँ जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर जी, इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिलता है, उस बैक्टीरिया में एक से अधिक प्लाज्मिड मिल सकते हैं? यस बेटा, बिल्कुल मिल सकते हैं। कई प्रकार के प्लाज्मिड मिल सकते हैं। एफ प्लाज्मिड भी, आर प्लाज्मिड भी, कॉल प्लाज्मिड भी, कई सारे प्रकार के प्लाज्मिड मिल सकते हैं। ठीक है सर, एनसीईआरटी कसरत की पीडीएफ दे दीजिए दोस्त। पहले समझो इस चीज को आप प्लीज। ये जो चीजें जो होती है ना, बार बार एक ही चीज रिपीट करना, मेरे को भी इरिटेशन होता है। मैं एनसीईआरटी कसरत के क्वेश्चंस आपको क्लास में कराता हूं, हाँ। उन क्वेश्चंस की टीचर स्लाइड पीडीएफ के रूप में मिलती है, हाँ। डन। फिर मैंने आपको बताया था कि जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो एक पीडीएफ बना कर दूंगा एनसीईआरटी कसरत की। ये चीज मैं डे 1 से आपको बताता आ रहा हूं, तो प्लीज उस चीज को बार बार रिपीट मत करो बेटा। ठीक है? हाँ जी, चलिए। सो पहला बिंदु जो था कि 4 जगत जो है, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, प्राणी जगत। सर, प्रोटिस्टा को हिंदी में प्रोटिस्टा बोलते हैं? हाँ जी, प्रोटिस्टा जगत। दूसरा बिंदु, ये जो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर क्या मिलता है। इनको हम ससीम केंद्रीय कोशिका भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। हाँ जी क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। हाँ जी। तीसरा बिंदु, झिल्ली में कोशिकांग पाए। सर, आप दिखाई नहीं दे रहे हो? हेलो, एक बार मुझे बताएंगे, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? सर, डिक्टियोसोम क्या है? ले, जब बेटा आएगा डिक्टियोसोम तो वहां पर बताऊंगा ना बेटा। आएगा डिक्टियोसोम, वहां पर आपको बताऊंगा। पादपों के अंदर गोल्जी बॉडीज को हम डिक्टियोसोम बोलते। आएगा, पेशेंस रखो। ठीक है, 4 जगत, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी जगत जो है यूकैरियोटिक कोशिका इसके अंदर आती है। केंद्रक पाया जाता है? हाँ जी, पाया जाता है। झिल्ली में कोशिकांग पाए जाते हैं। हाँ जी। कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? झिल्ली में कोशिकांग पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली में कोशिकांग थे? नहीं सर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्ली में कोशिकांग नहीं था। ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही गोल्जिका, ऐसे कोई भी झिल्ली में कोशिकांग नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से सुनना। क्या ये यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से ज्यादा अच्छी है या खराब है? हम सीधा बोलेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका जो है
प्रोकैरियोट से प्रोकैरियोटिक कोशिका से ज्यादा कुशल है। कुशल मीन्स विकसित है, अच्छी है, विकसित है, फायदेमंद है, ये सारा मीनिंग है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, क्यों यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से ज्यादा कुशल है, यानी ज्यादा अच्छा फंक्शन दिखाती है? बहुत सीधी सी बात मैंने बोली, मैंने बोला मान ले ये तेरा घर है, ये एक तेरा घर है और माफ करना, ये एक मेरा घर है। ठीक है, मान ले ये मेरा घर है, ये तेरा घर है। ठीक है, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है। पहला जो घर जो था, इस पहले घर के अंदर, ये दूसरा घर जो था, इस दूसरे घर के अंदर एक ये वाला भाग है, 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 यानी 4 भागों में हमने इसको बांट दिया अंदर से। इसको हमने नहीं बांटा। अब मैंने बोला कि भैया यहां पर खाना बनेगा, यहां पर खाना बनेगा, यहां पर बच्चे पढ़ाई करेंगे, है ना, यहां पर खेल कूद हो सकता है, और यहां पर वॉशरूम है। मान लो यहां पर बाथरूम है, या वॉशरूम बोल देता हूं। ठीक है, या ये टीवी देखने वाला रूम है जहां पर टीवी रखा हुआ है। अब मैंने बोला यहीं पर टीवी रखा हुआ है, यहीं पर टीवी रखा हुआ है, यहीं पर इसी जगह में ही, यहीं पर किसी जगह पर खाना बन रहा है, यहीं पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और यहीं पर वॉशरूम है। अब आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट घर है, कौन सा बेस्ट घर होएगा? जरा सोच, जहां पर खाना बन रहा है, वहीं पर टीवी चल रहा है, वहीं पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं सर, टीवी चल रहा है, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्या खाना प्रॉपरली बन पाएगा? नहीं सर, टीवी की आवाज बहुत ज्यादा है, मम्मी जो है वो डर जाती है, बार बार आवाज आने से मम्मी खाना नहीं बना पा रही है। टीवी की आवाज नहीं आ पाएगी क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, और हो सकता है या खेल कूद रहे हैं इस वजह से, और साथ साथ वॉशरूम खुले में वॉशरूम कर रहे हैं भाई साहब। तो कौन सा बेस्ट है सर यहां पर? तो इनमें से अगर कंपैरिजन करेंगे तो ऐसी कोशिका कौन सी थी सर? प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कक्ष मिल रहे थे, कमरे मिल रहे थे। हां सर, तो कौन सा कुशल है कार्य करने के आधार पर, कौन सी कोशिका अच्छी है कार्य करने के आधार पर? हम सीधा बोलेंगे सर यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो ज्यादा कुशल होती है कार्य करने के आधार पर। क्यों? क्योंकि यहां पर कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है कैसा होता है? कक्ष युक्त होता है। कैसा होता है? कक्ष युक्त होता है, यानी कंपार्टमेंट में बटा होता है। डन। ये चीज मैं आपको दूसरे लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, लेकिन वापस से रिपीट किया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आज कुछ ऐसे बच्चे हों जो नए आए हों। तो आप में से जितने भी बच्चे जिन्होंने आज एडमिशन लिया है, या कल एडमिशन लिया था, या परसों एडमिशन लिया था, आपसे निवेदन रहेगा बच्चे, बालक या बालिका, कि पहले अपने सारे के सारे लेक्चर कवर कर लो फास्ट, फिर उसके बाद में लाइव क्लास देखना। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लिंक होएगा कहीं ना कहीं 1, 2 पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर से। इस वजह से दिक्कत आ जाती है जो न्यूली एडमिशन लेते हैं बच्चे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी बच्चे जिन्होंने नया एडमिशन लिया, अभी लिया, कल या परसों में, प्लीज अपने पुराने लेक्चर देख लेना। पुराने मीन्स पहले लेक्चर से, इस चैप्टर के पहले लेक्चर से अब तक के सारे लेक्चर देख लीजिएगा। डन। चलिए जी, यहां पर 4 बिंदु क्लियर हो गए। 4 जगत इस जो कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत में आती है सर? 4 जगत में आती है। मुनेरा में नहीं आती है। केंद्रक इनमें पाया जाता है, विकसित होता है। झिल्ली में इनके अंदर क्या होता है? कोशिकांग होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोट से ज्यादा कुशल होती है। क्यों? क्योंकि कोशिका द्रव्य कैसा होता है? कक्षयुक्त होता है। नेक्स्ट 5वां बिंदु। अब ये जो यूकैरियोटिक कोशिका जो है, ये जो यूकैरियोटिक कोशिका जो है, इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य जो था, ये कोशिका द्रव्य क्या करता है? गति करता है। क्या करता रहता है? गति करता रहता है। कौन? कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य जो है वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है।
और ये जो कोशिका द्रव्य की जो गति जो होती है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है साइक्लोसिस, या इसको अंग्रेजी में एक और वर्ड दिया जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है जी, इंग्लिश में क्या स्पेलिंग है? साइटोप्लाज्मिक, CYTOPLASMIC, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, STREAMING, साइक्लोसिस CYCLOSIS। ये हिंदी में क्या कहा जाता है? सिंपल, कोशिका द्रव्य गति कहा जाता है। तो याद रखना, ये अभिलक्षण है किसका? यूकैरियोटिक कोशिकाओं का, क्योंकि ये जो होता है, ये प्रक्रिया जो होती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। भूल मत जाना, क्या होती है? ये अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये नहीं मिलती है। याद रखिएगा, ये किस में मिलती है? साइटोप्लाज्म इस तरीके से गति करता है किसके अंदर? यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गति नहीं करता है। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, स्पैम मत करिएगा। तो यहां पर पांचवा बिंदु है क्या? कोशिका द्रव्य गति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कोशिका द्रव्य जो है वो क्या दर्शाता है? गति दर्शाता है, यानी मूवमेंट दर्शाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। कितने बिंदु हो चुके हैं? 5 बिंदु हो चुके हैं। याद रखना, ये वाली चीज प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। यहां से क्वेश्चन बना है, याद रखना, भूल मत जाना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या कोशिका द्रव्य गति प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है, तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस तरीके से गति नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गति नहीं होती है, यहां पर गति होती है। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा इसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। छठा बिंदु, आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? आकार और आकृति बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? प्रोकैरियोटिक कोशिका में आकृति कौन सुनिश्चित कर रहा था? जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर। हाँ जी, हाँ नागेश्वर, वही करना है बेटा। प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्त, प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक मीणा प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का आकार कौन बनाए रख रहा था दोस्त? याद करो, सिंपल सा था, मीजोजोम्स, प्लाज्मिड, सीधा केंद्रक। वेल डन मुकेश कुमार, बहुत बढ़िया। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो थी, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका, बाकी सभी ने सही आंसर दिए हैं, कुछ लल्लू बालक है जो पढ़ते नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कौन बनाए रखता है? सर कोशिका भित्ति। मैक्सिमम बालकों ने सही आंसर दिया है। कौन बनाए रखता है? सर कोशिका भित्ति जो है वो आकार को मेंटेन रखती है, बनाए रखती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का आकार यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का आकार कौन बनाएगा, कौन सुनिश्चित करेगा? सर यूकैरियोटिक कोशिका में भी तो कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल होती है, कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन कौन से जगत में होती है? सोच, इनमें से कौन सा जगत था? सर ये 3 जगत थे जिसमें क्या मिलती है? कोशिका भित्ति मिलती है। प्राणियों में थोड़ी ना मिलती है, एनिमल्स में थोड़ी ना मिलती है। तो कोशिका भित्ति बिल्कुल बनाती है यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन कौन कौन से जगत में? सर प्रोटिस्टा जगत में, सर कवक जगत में, और सर प्लांटे यानी पादप जगत में, है ना? कौन? कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें आकार को बनाए रखती है। लेकिन सर प्राणी कोशिका में, सर प्राणी कोशिका में यानी एनिमल्स के अंदर, जंतुओं के अंदर ये काम करने का काम कौन करता है? सर ये करने का काम कौन करता है? साइटोपंजर। अंग्रेजी में बोलते हैं सर साइटोस्केलेटन। और याद रखना, ये साइटोपंजर जो है, ये साइटोपंजर जो है, ये इनमें भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं मिलेगा, ये यहां पर भी मिलेगा।
ये यहां पर भी पाया जाएगा। समझना, वापस से सुनना, फिर से सुनना। मैंने बोला मेरे भाई मान लो ये एक कवक जगत की कोशिका है, मान लेते हैं इनमें से कोई से इन तीन जगत में से मैंने मान लिया ये, मान लो पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, पादप कोशिका, या तो पादप मान ले या कवक मान ले या प्रोटिस्टा जगत की कोई कोशिका मान ले, ठीक है। तो इसमें कोशिका का आकार कौन मेंटेन कर रहा है? सर यहां पर सेल वॉल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल के साथ साथ यहां पर कुछ प्रोटीन के फाइबर्स भी हैं, और ये प्रोटीन के फाइबर्स इस कोशिका द्रव्य में फैले हुए हैं, और ये क्या कहला रहे हैं सर? साइटोपंजर कहला रहे हैं। क्या कहला रहे? साइटोपंजर कहला रहे हैं। यानी पादप, कवक और प्रोटिस्टा जगत में कोशिका का आकार कौन मेंटेन करता है? सर साइटोपंजर भी करता है, कोशिका भित्ति भी करती है, लेकिन प्राणी कोशिका में केवल और केवल क्या पाया जाता है? साइटोपंजर पाया जाता है, साइटोस्केलेटन पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आपसे कोई पूछे क्या यूकैरियोटिक कोशिका में साइटोस्केलेटन होता है? हां। तो अब जरा कॉमन सेंस लगा देख, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आकार कौन मेंटेन कर रहा था? कोशिका भित्ति। सर कोशिका भित्ति तो यहां पर भी करती है, लेकिन क्या सारे जगत में करती है? नहीं, इन तीन जगत में करती है। तो बाकी प्राणी कोशिका में और इन कोशिकाओं में भी क्या पाया जाता है? साइटोपंजर पाया जाता है। यानी साइटोपंजर किसकी खासियत? प्रोकैरियोटिक कोशिका की कि यूकैरियोटिक कोशिका की? तो यूकैरियोटिक कोशिका की खासियत होती है, विशिष्ट लक्षण होता है किसका पाया जाना? साइटोपंजर का पाया जाना। तो यहां पर मैं छठा बिंदु जो है यहां पर लिख देता हूं, क्या? यूकैरियोटिक कोशिका में साइटोपंजर पाया जाता है। आप में से कई पूछेंगे सर ये साइटोपंजर क्या होता है? आएगा ना, दिमाग में सवाल आएगा, सर ये साइटोपंजर क्या होता है? अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, प्रोटीन के फाइबर होते हैं, प्रोटीन के तंतु होते हैं जो कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं इस तरीके से, जिस कोशिका की आकृति को बनाए रखते हैं। डन? क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई? नो कंफ्यूजन, सिंपल सा था। चले आगे। सर वापस से रिपीट, फिर से सुन ले, वापस से सारी की सारी चीज रिपीट कर रहा हूं, प्लीज नो स्पैमिंग। अरहम पठान कह रहे सर एनसीईआरटी की हाईलाइट की रीडिंग करवा दिया करो प्लीज, जो हिंदी वर्ड आप नहीं बता पाते वो आप रीडिंग में बता देते हो, तो हिंदी वर्ड के मतलब। ठीक है दोस्त, मैं वैसे तो हर लेक्चर में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करा रहा हूं, हाइलाइट्स भी बता रहा हूं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करा रहा हूं, तो ये लिखने की तो कोई जरूरत नहीं थी, इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिखने की। अगर तेरा पूरा ध्यान होएगा यहां पर तो चीज भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सुन लीजिएगा, सातवां बिंदु लिखने से पहले क्या मैं लिख सकता हूं? साइक्लोसिस और साइटोपंजर, क्या ये दोनों लक्षण यूकैरियोटिक कोशिका में मिल रहे हैं या प्रोकैरियोटिक? सर यूकैरियोटिक सेल के विशिष्ट लक्षण है, यानी ये यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेंगे। कौन? साइक्लोसिस भी मिलेगा, साइटोपंजर भी मिलेगा। साइटोपंजर प्रोकैरियोट्स में नहीं था, साइक्लोसिस प्रोकैरियोट्स में नहीं है। यानी साइक्लोसिस यानी कोशिका द्रव्य की गति और साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन, ये किस में मिल रहा है? सर ये यूकैरियोटिक कोशिका में विशिष्ट लक्षण है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं। ये दोनों चीजें प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती हैं। डन? यहां तक की बात। चले आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चले फटाफट रिपीट कर रहे, ध्यान से सुनिएगा।
पहला बिंदु, यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है? जिसमें केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत में आती है जनाब? इन 4 जगत में आती है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से अच्छी है, कुशल है, अच्छी है। क्यों? विकसित है। क्यों? क्योंकि इनका कोशिका द्रव्य कैसा होता है? कक्षयुक्त होता है। और अगर कक्षयुक्त है तो इंडिविजुअल फंक्शन होंगे, यहां पर मिक्सिंग नहीं होगी। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारा काम कोशिका द्रव्य में हो रहा है, यहां पर सारा काम कोशिका द्रव्य में नहीं हो रहा, कोशिकांग के अंदर भी होता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कौन मेंटेन करता था? कोशिका भित्ति। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार कौन मेंटेन करता है? कोशिका भित्ति भी करती है, साइटोपंजर भी करता है। कोशिका भित्ति और साइटोपंजर इन 3 जगत में करते हैं, इस जगत में केवल साइटोपंजर करता है। तो हमने यहां पर लिखा कि यूकैरियोटिक कोशिका में साइटोपंजर पाया जाता है, जो प्रोटीन के तंतु होते हैं जो कोशिका के आकार को मेंटेन करते हैं। साइक्लोसिस और साइटोपंजर केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। हां जी सर, क्या ये साइटोपंजर सिर्फ और सिर्फ साइटोपंजर सिर्फ प्राणी में है? बेटा मैंने यहां पर लिखा है ना, देखो साइटोपंजर इनमें भी है, साइटोपंजर इसमें भी है। यानी चारों जगत के अंदर आपके साइटोपंजर है, यानी सभी यूकैरियोटिक कोशिका में साइटोपंजर है। लेकिन कोशिका भित्ति केवल इन 3 जगत में, इस जगत में नहीं है। खत्म। हां, क्लियर है? सर क्या ये यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ी होती है? ये तो यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, ये हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका में पढ़ लिया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है और तेजी से विभाजन करती है। आगे बढ़ते हैं। क्या सभी की सभी यूकैरियोटिक कोशिका सेम होती है? क्या 8वां बिंदु, क्या सारी की सारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो सेम होती हैं? हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं सेम नहीं होती हैं। सभी यूकैरियोटिक सेल समान नहीं होती। जैसे सर हमारी एनसीईआरटी में 2 कोशिकाओं के बारे में बताया हुआ है। एक बताई हुई है पादप कोशिका और एक बताई हुई है जंतु कोशिका। एक बताई हुई है पादप कोशिका, एक बताई हुई है जंतु कोशिका। है ना? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल से मतलब ये 9th क्लास में ये चीजें आ जाती हैं, आपको जस्ट रिपीट करना है। क्या पादप कोशिका की अगर मैं बात करूं तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से कैसे अलग है? कौन सी चीज है जो पादप कोशिका में पाई जाती है? तो हम बोलेंगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है, जो जंतु कोशिका में नहीं मिलती। सिंपल। दूसरा, पादप कोशिका में लवक पाए जाएंगे। लवक जिनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। जो याद कर, मैंने लेक्चर 5वें के अंदर तेरे को बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। और मैंने तेरे को बताया था वर्णिकी लवक, जिसको हम क्रोमैटोफोर बोलते हैं, जो किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो लवक जो थे वो किसमें पाए जाते हैं? सर पादप कोशिका में पाए जाते हैं। हाँ जी। जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। हाँ सर। ये जो लवक जो होते कहीं ना कहीं किससे संबंधित होंगे? सर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होएगा। हाँ जी बिल्कुल होएगा। और प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? सर पादप कोशिका, जंतु कोशिका में तो नहीं होता है। नेक्स्ट, तीसरा वर्ड जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर मैं तेरे से बोल रहा हूं कि ये एक पादप कोशिका है और ये एक जंतु कोशिका है, तो ये 2 डिफरेंस तो समझ में आ गया कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति है, हाँ है, यहां पर नहीं है। जंतु कोशिका में लवक है, हाँ है, यहां पर नहीं है। अब इधर देखिएगा, अगर ये पादप कोशिका का केंद्रक है, ये जंतु कोशिका का केंद्रक है, तो याद रखना जंतु कोशिका में केंद्रक जो है ज्यादातर कहां पर होता है? बीच में होता है। यहां पर खिसका होता है। क्यों खिसका होता है? क्योंकि यहां पर एक बड़ी सी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रसधानी। क्या नाम है इसका? रसधानी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैक्यूल। अब आप मुझे बताइए, ये रसधानी कहां पर मिल रही है? किनारे पर मिल रही है कि केंद्रीय भाग? पूरा का पूरा केंद्रीय भाग कवर कर लिया, पूरा का पूरा केंद्रीय भाग कवर कर लिया। एक प्लांट सेल का, एक पादप कोशिका का, एक प्लांट सेल का, एक पादप कोशिका का 90% एरिया जो है
एक पादप कोशिका का, एक प्लांट सेल का 90% एरिया जो है, 90% क्षेत्र जो है, उसमें कौन मिल रही है सर? रसधानी। अब आप मुझे बताइए, ये रसधानी को क्या मैं केंद्रीय रसधानी बोल सकता हूं? बड़ी केंद्रीय रसधानी बोल सकता हूं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बोल सकता हूं। एक बड़ी सी केंद्र में मिलने वाले, यानी पूरा का पूरा केंद्रीय भाग कवर करने वाली एक रसधानी मिल रही है। हां सर, जो क्या यहां पर मिलती है? नहीं मिलती है। तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर बड़ी केंद्रीय रसधानी पाई जाती है, बड़ी केंद्रीय रसधानी पाई जाती है। जो यहां पर बड़ी केंद्रीय रसधानी तो नहीं होती है, लेकिन सर हमने कुछ बुक में पढ़ा था कि जो एनिमल सेल जो होती है उसमें भी रसधानी मिलती है। जो एनिमल सेल होती है उसमें भी रसधानी मिलती है। बिल्कुल मिलती है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, सूक्ष्म होती है। जैसे कुछ हाइड्रा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? हाइड्रा में। या पॉरीफेरस संघ जो होता है उसके अंदर भी मिल जाती है। लेकिन क्या केंद्रीय बड़ी सी रसधानी यहां पर मिल रही है कि यहां पर मिल रही है? सर यहां पर मिल रही है। तो यहां पर हमें वो लक्षण देखना था जो पादप कोशिका में मिलते हैं, जो जंतु कोशिका में नहीं मिलते हैं। सर ये 3 लक्षण हमारी एनसीईआरटी में यही 3 लक्षण दिखे हुए थे कि ये 3 लक्षण हैं जो पादप कोशिका में पाए जा रहे हैं, जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। अब एक लक्षण यहां पर ऐसा दिया हुआ हमारी एनसीईआरटी में जो बोल रखा है क्या? एक ऐसा लक्षण जो जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। सर लवक युगलीना में होते हैं ना, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो तो यूकैरियोटिक सेल है ना प्रोटिस्टा जगत की। हां बेटा, क्वेश्चन क्या है तेरा? यह बिल्कुल सही है। युगलीना में लगभग मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। वो प्रोटिस्टा जगत में आती है, बिल्कुल आती है। उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, बिल्कुल होता है। हां सिंपल, इसमें कोई क्वेश्चन तो था ही नहीं तेरा। तू तो पूछ रहा है ऐसा होता है? हां ऐसा होता है। हाँ जी, जंतु कोशिका की अगर मैं बात करूं तो जंतु कोशिका में एक संरचना, एक कोशिकांग जिसका नाम होता है तारक काय, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि भैया तूने चश्मा देखा, तूने बोला हाँ सर चश्मा देखा है। मैंने कहा इधर देख, मेरे पास चश्मा रखा है, मेरा ही चश्मा है जो मैं कभी कभी पहन लेता हूं जब आंखों में दर्द होने लग जाता है। ये मेरा चश्मा है ये मेरा चश्मा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सभी ने नाम सुना होगा, है ना। ये मेरे चश्मे में कितने ग्लास हैं? आपने सीधा बोला सर आपके इस चश्मे में 2 ग्लास हैं, है ना। एक ये रहा, एक ये रहा। सर कैसी बातें कर रहे हैं, हमने ऐसे ऐसे ऐसे, हमको कोई भोंदू समझाएगी? हमने चश्मा नहीं देखा। बिल्कुल देखा। अब चश्मे में कितने ग्लास हैं? 2 हैं। ये भैया तारक काय जो है एक चश्मा है जिसके कितने ग्लास हैं? 2 ग्लास है। मतलब ये मान लो ये एक संरचना है, ये दूसरी संरचना है, और दोनों संरचना एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। इसका नाम है तारक केंद्र, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। और सर ये जो है ये भी क्या है सर? तारक केंद्र। ये भी क्या है सर? तारक केंद्र। यानी कितने तारक केंद्र सर? 2 तारक केंद्र। ये दोनों तारक केंद्र मिलकर क्या कहलाता है? तारक काय। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोसोम यानी तारक काय किससे बना हुआ है सर? 2 तारक केंद्र से, यानी 2 सेंट्रियोल से बना होता है। ये संरचना, ये तारक काय जो 2 तारक केंद्र से बना होता है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। इतनी सी बात हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, यहां तक की बातें। अब हमारा फर्ज बनता है कि कृपया करके हम अपनी एनसीईआरटी को एक बार रीड आउट कर ले। हां जी सर, युगलीना एनिमल सेल है कि नहीं है? बेटा युगलीना जो है वो एनिमल सेल नहीं है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आती है युगलीना।
युगलीना को हम एनिमल सेल नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर पोषण जो होता है वो मिक्सोट्रॉफिक होता है, मिश्रित प्रकार का होता है। दिन में स्वयपोषी होते हैं और रात को कैसे होते हैं या अंधेरे के टाइम कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। तो वहां पर पोषण कैसा होता है, मिक्सोट्रॉफिक होता है। उसको प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता था। प्रोटोजोआ एक संघ था जो पहले एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन उसको निकालकर हमने प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा है। डन। ये जितने भी 8 बिंदु मैंने तेरे को बताए हैं, ये सारे के सारे बिंदु अब तेरे को यहां से लेकर यहां तक पढ़ने हैं। ध्यान से सुन, यहां से लेकर यहां तक पढ़ने हैं। आइए मेरे साथ रीडिंग करिए और ध्यान से सुनते जाइएगा एनसीईआरटी को। यहां से यहां तक जो मैंने चीजें लिखी हुई हैं यहां पर, यही चीज मैंने आपको समझाई है। हाँ जी सर, वर्णकी लवक के पिगमेंट्स ओनली प्रकाश संश्लेषण करेंगे ना, रंग तो प्रदान नहीं करेंगे। आप मुझे बताना, ज्योति साहू, सोच समझकर मुझे बताना, आप हरित लवक जानते हैं? हाँ सर। हरित लवक कैसा होता है? हरे रंग का होता है। वो हरित लवक किस चीज में हेल्प करता है सर? प्रकाश संश्लेषण में। और हरा रंग नहीं देता पत्तियों को? बिल्कुल देता है, देता है। तो वहां पर जो आपके जो लवक, वो जो वर्णकी लवक के अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं, एक ही नहीं होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियो विडिन होता है, बैक्टीरियो फाइसिन होता है, कई इस प्रकार के वर्णक होते हैं जिसमें से कुछ रंग देते हैं, जैसे हरा बैक्टीरिया, जैसे बैंगनी बैक्टीरिया, और क्लोरोफिल भी मिलता है जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। डन। देखो तुम बहुत एक्सट्रीम में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा, लेकिन इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो ये एनसीईआरटी बेस्ड चीज। आई नो कि बहुत ज्यादा उत्सुकताएं होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। अब अगर उत्सुकता मिटाता रहूं तो कोर्स नहीं हो पाएगा। समझो इस चीज को, ठीक है। आइए, सभी आध्य जीव का मतलब प्राचीन जीव, कौन से? प्रोटिस्टा जगत। याद रखना, आध्य जीव मीन्स प्रोटिस्टेंस। प्रोटिस्टा जगत के जो जीव जो होते हैं उनको हम आध्य जीव बोलते हैं। पादप हो गए, प्राणी हो गए, कवक हो गए, यानी 4 जगत जो हो गए हैं हमारे। ये जगत में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? यूकैरियोटिक। डन। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त होता है। ये मैंने आपको बता दिया। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली में क्या मिलेंगे? कक्ष मिलेंगे, यानी कोशिकांग मिलेंगे, जिसकी वजह से कोशिका द्रव्य कैसा हो जाता है? कक्षयुक्त हो जाता है, कमरे बन जाते हैं। डन। सर, पादप में सेल डिवीजन कैसे होता है? पोलर कैप मिलती है, एक संरचना होती है पोलर कैप जो पादप कोशिका में पाई जाती है, जो हेल्प करती है किस चीज में? विभाजन में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, केंद्रक बिल्कुल पाया जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिका में विभिन्न प्रकार की जटिल गतिकीय, अब ये जटिल गतिकीय मींस वो जो मैंने तेरे को साइक्लोसिस बताया था, साइटोप्लाज्म का घूमना, कोशिका द्रव्य का घूमना, उसको हमने क्या बोला था? कोशिका द्रव्य गति। ये जो जटिल गति जो होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं। और क्या पाया जा रहा था? कोशिकीय कंकाल। सर, कोशिकीय कंकाल मीन्स साइटोपंजर। तो मैंने तेरे को यहां पर 2 विशिष्ट लक्षण बताए थे। हाँ सर, क्या क्या? एक तो साइक्लोसिस हो रहा था, एक कोशिका कंकाल पाया जा रहा था, एक केंद्रक पाया जाएगा, झिल्ली में कोशिकांग पाए जाएंगे। ये सारी की सारी फीचर्स हैं, सारे के सारे लक्षण हैं किसके? यूकैरियोटिक कोशिका के। डन। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली बात है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा? सर, केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा। किस रूप में? गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, उस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक है, और इस केंद्रक के अंदर क्या पाए जाएंगे? सर, डीएनए। और वो डीएनए क्या बना रहे होंगे? सर, गुणसूत्र बना रहे होंगे, क्रोमोसोम्स बना रहे होंगे। डन। चलिए जी, आगे बढ़े। यहां तक की लाइन पूरी की पूरी क्लियर है? यहां तक जल्दी से यहां तक की लाइन पूरी की पूरी क्लियर है? यहां से लेकर यहां तक एनसीईआरटी का एक एक वर्ड क्लियर हो गया यहां तक?
सर क्या प्लास्टिड केवल फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं? नहीं बेटा, प्लास्टिड आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक जो फोटोसिंथेसिस से संबंधित है, एक होता है वर्णी लवक जो दूसरे पुष्प के या पादप के भागों को रंग प्रदान करते हैं, और एक होते हैं अवर्णी लवक जो जिनका कार्य क्या होता है? याद रखना, भूल ना जाना, भोजन को स्टोर करना। तो ल्यूकोप्लास्ट भोजन को स्टोर करते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होता है। हाँ जी सर, साइटोपंजर में क्या डीएनए आनुवांशिक पदार्थ मिलता है? भोंदूलाल है क्या? बिल्कुल ही, अभी अभी तेरे को बताया साइटोपंजर क्या था। ये है, ये धागे देख रहा है, ये है साइटोपंजर। साइटोपंजर कौन है? सर कंकाल। ये क्या है? कंकाल बना रहा है मेरे भाई, ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक है, इसके अंदर ये आपके कोशिका अंगक हैं। अब ये अपनी जगह पर टिके रहें, इनको टिके रहने के लिए इनके बीच में क्या पाया जा रहा है? इस तरीके से धागे पाए जा रहे हैं। ये धागे क्या कर रहे हैं? इन संरचनाओं को एक जगह पर इस तरीके से लगाए रख रहे हैं ताकि ये यहां पर टिके रहें, बने रहें इस तरीके से ठीक है, डन, क्लियर है। चलें आगे। अब आप बोलेंगे सर क्या ये कोशिकीय कंकाल जो होता है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बोलकर हम ये बोलेंगे कि ये जो कोशिका कंकाल जो होता है, भाई ये सब कुछ आएगा ना, तुमको बहुत जल्दी हो रही है। ये कोशिका कंकाल किससे बना होता है? प्रोटीन के फाइबर, और प्रोटीन कहां पर बनते हैं? राइबोसोम, और वो राइबोसोम किस पर होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं कि भैया ये कोशिका कंकाल होता है। एक्चुअली वो कोशिका कंकाल नहीं होता, कोशिका कंकाल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारी चीजें आएंगी, ये पेशेंस रखो, जो चीज पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे। डीएनए और क्रोमोसोम अलग होते हैं क्या? तो भाई पहले लेक्चर देख, तीसरा चौथा जितने भी पुराने लेक्चर है उनको देख, फिर ऐसे प्रश्न पूछ कि सर डीएनए और क्रोमोसोम अलग है, क्रोमोसोम अलग है कि डीएनए अलग है? तो भाई मेरे भाई तू लेक्चर देख, पहले लेक्चर से स्टार्ट कर, फिर दूसरा देख, फिर तीसरा देख, चौथा देख, पांचवा देख, छठा देख, सातवां देख, फिर आज का 8वां देखना। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट, यहां तक की बात मैंने आपको बता दी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ था वो चीज अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तुम्हारी चिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी, देखना। अभी सभी यूकैरियोटिक कोशिका एक जैसी नहीं होती, यही मैंने आपको बताया था। यूकैरियोटिक कोशिका सारी की सारी एक जैसे नहीं होती। पादप और जंतु कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है जी, क्या अलग अलग है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हां जी। लवक पाया जाता है, हां जी। एक बड़ी केंद्रीय रसधानी पाई जाती है, हां जी। 3 चीजें लिखवाई थी। जो जंतु कोशिका में क्या है? एब्सेंट है। जो जंतु कोशिका में क्या है? अनुपस्थित है। नेक्स्ट, दूसरी तरफ प्राणी कोशिका में एक संरचना जिसका नाम है तारकाएं, जो किसमें? पादप कोशिकाओं में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये एनसीईआरटी की यहां तक की लाइन थी। अब मैं तेरे से जो प्रश्न पूछने वाला हूं, जो एनसीईआरटी कसरत में लेकर आता हूं, उसके मैं प्रश्न पूछ लेता हूं अब तेरे से, ठीक है? जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा तब वहां पर चीज समझ में आएगी, जब रसधानी आएगा वहां पर चीज समझ में आएगी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी। डन? आइएगा इधर देखिएगा बेटा, मैंने आपको 2 दिन से यही वाली एनसीईआरटी कसरत करा रहा था, पेज नंबर 91, जिस पर 17 क्वेश्चन थे। हां जी, जो नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 91 था, पुरानी में 129 है, 17 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा करा दिया, चौथा करा दिया, 5वां करा दिया, छठा करा दिया, 7वां करा दिया, 8वां करा दिया, 9th आपको करा दिया था, 10th आपको करा दिया, 11th करा दिया, 12th करा दिया, 13th करा दिया था, 14th आपको करना था। जल्दी से करिएगा इस 14th प्रश्न को। हालांकि ये मैंने आपको प्रश्न दिखा दिया था, लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये छोटे वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रसधानी पाई जाती है। सर तारक काय को प्लीज मेंशन करिए, कहां पर होता है? अभी बता रहा हूं बेटा, पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर तारक काय की पोजीशन बता देता हूं। अब तो कर सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से अधिक कुशल हैं। क्यों कुशल हैं? क्योंकि उनके अंदर कक्ष युक्त पाया जाता है। उनका कोशिका द्रव्य कैसा होता है? कक्ष युक्त होता है। ये मैंने आपको बता दिया था, आज भी बता दिया, पहले भी बताया था। आई होप आप अब ये आंसर सही कर लेंगे। डन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप। गलत मिलान करना, एक बार गलत मिलान कर सकते हैं इसको।
क्या इनमें से गलत चीज है? सर झालर में तंतु लिखा है। बेटा तंतु का मतलब फाइबर। कशाभिका का जो तंतु था वो बड़ा फाइबर था और झालर जो था वो छोटे छोटे तंतु में संरचना थी। गलत मिलान करना मिला सकते हैं, आई होप मिला लिया होगा। सेंट्रियोल मैंने अभी अभी तेरे को वर्ड बताया था, दो सेंट्रियोल मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम। याद आ रहा है? दो तारक केंद्र मिलकर क्या बनाते हैं? तारक काय। ये उच्च पादपों में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है? प्राणी कोशिका में पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। डन। जो यहां पर सेकंड लगा रहे हैं झिल्ली कोशिका गति, झिल्ली जो होती है, हाँ जी, यहां पर गलत मिलान चयन करना था। झिल्ली जो होती है क्या उसके अंदर कोशिका गति होती है? कोशिका जो गति जो होती है क्या वो झिल्ली में होती है? यस, झिल्ली जो होती है उसमें कोशिका गति होती है। पैलेड के कण किसको बोला जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है, क्योंकि पैलेड ने खोज करी थी। एसिड हाइड्रोलाइसिस जो होते हैं वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। सर कोशिका गति यहां पर झिल्ली में लिखा हुआ है, हालांकि अभी हमने झिल्ली नहीं पढ़ी है, आज ही पढ़ेंगे झिल्ली। आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको दिखाई देगा क्या कि कोशिका गति क्या वहां पर भी पाई जाती है? क्या गति मिलती है? क्या मूवमेंट मिलता है? इतनी सी बात याद कर, क्या कोशिका की झिल्ली तरलीय प्रकृति की थी, अर्धतरल प्रकृति की थी? और अगर तरलीय प्रकृति की थी, कोई चीज तरल है, तो उसके अंदर किसी चीज की गति हो सकती है? सोच, दिमाग लगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कोशिका की पढ़ी थी। हाँ, क्या मैंने तेरे को बताया था कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धतरल होती है। याद आ रहा है? अर्धतरल, तरल, 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 ऐसा कुछ वर्ड याद आ रहा है जो आज हम पढ़ेंगे। अगर वो तरल है तो उसके अंदर कोई गति कर सकता है, और गति कर सकता है तो क्या कोशिका गति क्या झिल्ली में नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न मैंने आपको करा दिया था, 17वां प्रश्न मैंने आपको कल करा दिया था। ये थे पेज नंबर हमारे किससे संबंधित? 91 से संबंधित। अब पेज नंबर 92 पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में। देख जरा नई एनसीईआरटी देख, और तेरे पास पुरानी एनसीईआरटी, तो पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 130 देख। ये जो नई एनसीईआरटी में 92 है, पुरानी एनसीईआरटी में 130। यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ओनली डायग्राम है। क्या है? ओनली डायग्राम है। यानी अगले जो दो क्वेश्चन जो यहां से बन रहे हैं वो कैसे हैं? डायग्राम बेस्ड हैं। जो अगले दो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कैसे हैं? डायग्राम बेस्ड हैं, डायग्राम बेस्ड हैं। ठीक है, वो देखने से पहले एक काम करिए, जरा डायग्राम देख लीजिए। आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है पेज नंबर 92 पे, ये पेज नंबर 92 पे ये दो डायग्राम दे रखे हैं। एक दे रखा है आपका प्लांट सेल, पादप कोशिका, और एक दे रखा है जंतु कोशिका। दे रखा है। आराम से मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस पादप कोशिका को देख लो। तुमको अगर नहीं दिखाई दे रही तो एनसीईआरटी खोलो और अपनी एनसीईआरटी में देखो। आयुष को जरा क्लास से बाहर निकाले, इसका नंबर नोट कर लीजिएगा। तुम्हारा फोन नंबर नहीं आता, तुम्हारा स्टूडेंट आईडी आता, और मैं वहां से ब्लॉक कर सकता हूं। तुमको ये लगता होगा कि हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, तुमको हम पनिशमेंट नहीं दे सकते। तुमको बिल्कुल दे सकते हैं दोस्त, ऐसा मत सोचना कि कुछ भी कमेंट कर दोगे और पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल सकती है। सर सेंट्रियोल का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन में हेल्प करना। सर इतने आसान क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया, एक काम कर, बैच बंद कर दे, किसी और को बेच दे। तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नीट में सिलेक्शन नहीं होएगा तेरा। देख दोस्त, अगर ये है ना, सर इतने आसान क्वेश्चन मैं तो नहीं कर रहा सर। हाँ जी, आराम से देख लीजिए एक बार। सर आपको मेरा आंसर नहीं दिखता? सब दिखता है बेटा, लेकिन आप समझिए कि विद इन ए सेकेंड सारे के सारे कमेंट जो है नीचे चले जाते हैं, तो हो सकता है मे भी नहीं दिखता हो। आपके पास एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी में इन दोनों डायग्राम्स को देख लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। सर सेंट्रियोल क्या होता है? बेटा सेंट्रियोल एक अंगक है, एक कोशिका के अंदर मिलने वाली संरचना है जो कोशिका के विभाजन में हेल्प करती है। देख लिया सभी ने? सर एनसीईआरटी नहीं है, बहुत ही बढ़िया।
हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हम खाली हाथ जा रहे हैं, अस्त्र शस्त्र ही नहीं है हमारे पास, और हमने सोच लिया नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों नहीं है एनसीईआरटी? बिना एनसीईआरटी के कैसे सिलेक्शन लोगे मेरे भाई? एनसीईआरटी तो मस्ट है, बहुत जरूरी है। और मैं सोच रहा हूं, ये तो हमारी क्लास चल रही है, एक दिन सुबह आकर मैं आपकी एक क्लास ले लेता हूं जिसको थ्योरी के अलावा और कोई प्रॉब्लम्स हैं, कैसे पढ़े, कैसे नोट्स बनाए, किस तरीके से बैच में कैसे कैसे चीजें देखनी है, ये सारे बहुत सारे प्रश्न मन में होंगे ना। तो इन सारे प्रश्नों को अपन एक अलग से सेशन ले लेते हैं। अब आई थिंक उसको अपन जूम पर या इसी यहीं पर ही ले लेंगे, ज्यादा बेटर होएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स मन में फितूर चल रहे हैं आपके। चलिए देख लिया, क्वेश्चन ले आऊं चलिए क्वेश्चन लाने से पहले एक बार मैं यहां पर दिखा दूं आपको। देखिए यहां पर वर्ड लिखा हुआ है लैनकाय। लैनकाय को हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? पाचक एंजाइम होते हैं जो पाचन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है खुरदरी अंतःप्राय द्रव्य जालिका, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये खुरदरी अंतःप्राय द्रव्य जालिका जो केंद्रक, ये केंद्रक है मेरे भाई, इस केंद्रक के पास में होती है खुरदरी अंतःप्राय द्रव्य जालिका जो प्रोटीन का निर्माण करती है। ये लिखा हुआ है केंद्रक, ये समझ में आ रहा है। केंद्रक के अंदर संरचना जो है उसका नाम है केंद्रिक, या उसको हम केंद्रिका भी बोल देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका होती है। ये है केंद्रक उपकरण। ये जो संरचना जो यहां पर दिखाई दे रही है इसको लिखा हुआ है केंद्रक उपकरण लिखा हुआ है। बताऊंगा ये सारी की सारी चीजें। केंद्रक आवरण लिखा हुआ है, केंद्रक आवरण का मतलब केंद्रक का आवरण। कोशिका झिल्ली लिखा हुआ है, यानी कोशिका की झिल्ली। रसधानी, जो बड़ी सी रसधानी जो केंद्र में पाई जा रही है, जो मैंने आपको बताया था। कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में पाई जाती है। सूत्रकणिका जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। राइबोसोम जो यहां पर कोशिका द्रव्य में पाए जा रहे हैं। हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। कोशिका द्रव्य जो यहां पर भरा हुआ है। परऑक्सीसोम्स, ये आपके वसीय अम्ल के परऑक्सीसोम जो होते हैं, ये एक खराब सी प्रक्रिया होती है जो कुछ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जिसका नाम होता है प्रकाशीय श्वसन। याद रखना, अभी नहीं समझ में आएगा, मेरे को पता है कुछ कुछ चीजें ऊपर से जाएंगी। सर ये परऑक्सीसोम क्या करते हैं? हालांकि ये आएगा, कौन से चैप्टर में आएगा? फोटोसिंथेसिस में आएगा। ये परऑक्सीसोम जो होते हैं एक विधि, एक प्रोसेस से संबंधित होते हैं जिसका नाम होता है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन, जो एक घटिया, बेकार, जाहिल, खराब प्रक्रिया होती है जो कुछ कोशिकाओं में, कुछ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, उससे संबंधित होते हैं। कौन? परऑक्सीसोम। ये मध्यवर्ती तंतु लिखा हुआ है। मध्यवर्ती तंतु जो है यहां पर, मध्यवर्ती तंतु मीन्स वो तंतु जो यहां पर मध्य में पाए जा रहे हैं, जिनको हम साइटोपंजर्स भी बोल देते हैं। एक्टिन तंतु, मध्यवर्ती तंतु, ये तंतु जो है ये क्या कहलाते हैं? हमारा कोशिका कंकाल बनाते हैं, कोशिका का कंकाल बनाते हैं, यानी साइटोपंजर बनाते हैं। नेक्स्ट सूक्ष्म नलिका, ये भी साइटोपंजर बनाने का काम करती है। यानी कुल मिलाकर ये तेरे को धागे से दिखाई दे रहे, इस तरीके से धागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है यहां पर अपनी एनसीईआरटी में। देख, ये धागेनुमा संरचना जो सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में, एक्टिन तंतुओं के रूप में, मध्यवर्ती तंतुओं के रूप में यहां पर पाई जाती है, जो कोशिका के आकार को मेंटेन करती है, यही बनाते हैं साइटोपंजर। यह है जीव द्रव्य तंतु जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। ये प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं दो पादप कोशिका को जोड़ने में, ये दो पादप कोशिका के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चिकनी अंतःप्राय द्रव्य जालिका ये लिपिड का फॉर्मेशन करती है। ये तो थी मार्किंग किसकी? पादप कोशिका की। जंतु कोशिका पर आते हैं। जंतु कोशिका में है गोल्जी उपकरण। क्या लिखा हुआ है? गोल्जी उपकरण। अब मैं आपको बताता हूं आपकी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में मिस्टेक कहां पर है। यहां पर लिखा हुआ है केंद्रक उपकरण। आप मुझे बताइए क्या यहां पर केंद्रक उपकरण आएगा? नहीं जनाब, यहां पर प्लीज सही कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में सही दे रखा है, ये केंद्रक उपकरण नहीं है, ये गोल्जी उपकरण है। कौन सा उपकरण है ये? गोल्जी उपकरण। बेटा बात करेगा कोई फायदा नहीं है, जो बात करने वाले वो सिर्फ यहां पर कमेंट कर रहे हैं, और जो पढ़ने वाले वो ध्यान से सुन रहे हैं। आपकी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में एक मिस्टेक है, वो ये कि यहां पर इस संरचना को, ये संरचना जो यहां पर है, ये संरचना जो यहां पर तेरे को दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, मैं जूम करके दिखा देता हूं तेरे को यहां पर। सर क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी बता रहा हूं दोस्त। ये संरचना जो यहां पर तेरे को दिखाई दे रही है, ये केंद्रक उपकरण नहीं है, ये गोल्जी उपकरण है। तो प्लीज इसको सही कर लीजिएगा, ये केंद्रक उपकरण नहीं है, मिस्टेक है, गोल्जी उपकरण है। जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। यहां पर गलत लिखा हुआ केंद्रक उपकरण, गलत लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में सही लिखा हुआ है।
चिकनी अंतःप्रेत द्रव्य जालिका जो लिपिड्स का फॉर्मेशन करती है, वो लिपिड्स आपके ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकते हैं, स्टेरॉल्स भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, कई प्रकार के होते हैं। केंद्रक आवरण यानी केंद्रक आवरण, केंद्रिक, केंद्रिक मतलब न्यूक्लियोलस जो केंद्रक के अंदर मिलती है, केंद्रक यहां पर दिखा रखा है, कोशिका द्रव्य बता रखा है, खुरदुरी अंतःप्रेत द्रव्य जालिका बता रखी है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है, राइबोसोम यहां पर दिखा रखा है, लैनकाय यानी लाइसोसोम बता रखा है, परऑक्सीसोम यहां पर भी दिखा रखा है। सर ये परऑक्सीसोम तो पादप कोशिका में मिलते हैं, जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। ये परऑक्सीसोम किससे संबंधित होते हैं? वसा के उपापचय से संबंधित होते हैं, लिपिड के उपापचय से। ग्लाइऑक्सीसोम भी होते हैं, परऑक्सीसोम भी होते हैं। ये परऑक्सीसोम लीवर सेल्स में पाए जाते हैं, लीवर कोशिका जो होती है उसमें पाया जाता है। आएगा, सब कुछ आएगा, टेंशन मत ले, सब कुछ आएगा। लीवर कोशिका में पाए जाते हैं और जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं हमारे कौन? परऑक्सीसोम। हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में बदलने का काम करते हैं कौन? परऑक्सीसोम। तेरे ऊपर से जा रहा होगा, जब आएगा तब बताऊंगा। तारकाय जो यहां पर किस चीज से संबंधित है? कोशिका विभाजन से संबंधित है। जीव द्रव्य झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली। सूक्ष्म अंकुर जिनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं, सूक्ष्म अंकुर कुछ कुछ कोशिकाओं में होते हैं, सभी कोशिकाओं में नहीं होते, कुछ कुछ जंतु कोशिकाओं में होते हैं। जैसे अगर आपको याद है, हमारी आंतों की जो कोशिका जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अंकुर बोलते हैं, जो क्षेत्रफल बढ़ाते हैं किस चीज का? अवशोषण का। तो ये मार्किंग कर रखी है जंतु कोशिका की, ये मार्किंग कर रखी है पादप कोशिका की। अब आ जाते हैं प्रश्न पर, जो मैं प्रश्न लेकर आया था आपके लिए पेज नंबर 92 पर। पेज नंबर 92 पुरानी नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में 130 दो क्वेश्चन बन रहे डायग्राम बेस्ड। पहला क्वेश्चन, सर साइटोस्केलेटन कहां पर है? अरे भोंदूलाल, साइटोस्केलेटन मैंने तेरे को बताया ना, फाइबर्स दिखा रखे हैं, फाइबर्स जो प्राणी कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होते हैं। ले मेरे भाई, पहला प्रश्न, दो ही प्रश्न, पहला कर। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे इसके लिए हम अलग से सेशन लेंगे आप सभी के साथ में, बच्चों के साथ में, ठीक है बेटा? अभी पढ़ाई पर फोकस। पढ़ाई के अलावा अदर देन दूसरी चीजों पर फोकस करेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। खिल्लू भैया, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी रिवीजन करना पड़ता है क्या? हाँ मेरे भाई, कर इसका आंसर। क्या हुआ? गोल हो गए? सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? प्रोटीन बनाती है, लिपिड्स बनाती है। जो खुरदरी अंतःप्रेत द्रव्य जालिका होती है वो प्रोटीन बनाती है, जो चिकनी होती है वो लिपिड्स बनाती है। कर लिया? सच्ची? चलो, अब मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आपका सही है या गलत है, अपने आप जजमेंट लेना कि आपका सही है या गलत है, या आपने तुक्का मारा है। आइए, कौन पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में मिलते हैं? परऑक्सीसोम। सोचना, क्या परऑक्सीसोम मैंने तेरे को अभी अभी दिखाया था? पादप कोशिका में एक बेकार, खराब बेकार बकवास ऐसा कुछ बोला था, एक प्रक्रिया होती है जो पादप कोशिका में पाई जाती है, जो कहां पर होती है? परऑक्सीसोम बताया था। वही जंतु कोशिका के डायग्राम में मैंने परऑक्सीसोम बताया था कि परऑक्सीसोम जो होते हैं वो जंतुओं के अंदर लीवर की सेल्स जो होती है, हमारी यकृत की जो कोशिकाएं होती है उसमें होते हैं, जो विषैले पदार्थ हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने का काम करते हैं। बोला था ना, और ये भी बोला था आएगा बाद में। अब अगर ध्यान से सुन रहा होगा तो तेरे को समझ में आएगा कि परऑक्सीसोम दोनों में मिल रहा है। यस। केंद्रिका, केंद्रिका या केंद्रिक भी बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर होती है, पादप में भी होती है, जंतु में भी होती है। लाइसोसोम, जिसको हमने बोला था लयनकाय, लयनकाय पादप कोशिका में भी था, जंतु कोशिका में भी था, डायग्राम में। डन। ये जीव द्रव्य तंतु, अगर किसी को याद आ रहा हो, ये जीव द्रव्य तंतु मैंने बोला था, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है ये ओनली किसमें मिलता है? पादप कोशिका। किसमें मिलता है? ओनली पादप कोशिका में मिलता है, ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लांट कोशिका जो होती है, पादप कोशिका होती है, दो पादप कोशिकाओं के बीच में दो पादप कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है कौन? प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसको हिंदी में क्या बोला था? जीव द्रव्य तंतु। क्या ये दोनों में मिलेगा? नहीं सर, तो ये तो होगा नहीं।
नेक्स्ट, सूक्ष्म अंकुर। याद कर, अभी अभी थोड़ा मैंने बताया था कि सूक्ष्म अंकुर जो होते हैं वो एनिमल्स के अंदर होते हैं, कुछ कोशिकाएं होती है उसमें छोटे छोटे अंकुर निकले हुए थे जो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा रहे थे। ये किसमें मिलता है सर? ये मिलता है ओनली एनिमल्स में, तो ये भी नहीं होएगा। सूक्ष्म नलिका, याद रखना सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं ये दोनों में पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में भी पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। सर वहां पर जंतु कोशिका में दिखा नहीं रखी थी, मानते हैं नहीं दिखा रखी थी, लेकिन मिलती है। यही तो काम है ना टीचर का बताने का कि भैया सूक्ष्म नलिका पादप कोशिका में भी होती है, जंतु कोशिका में भी होती है। ये दो संरचनाएं थी जो दोनों में कॉमन नहीं थी। यानी कितनी कॉमन है सर? 4 संरचनाएं यहां पर कॉमन है। 1 2 3 4। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। आई नो आप बोलेंगे सर क्या प्लांट सेल में, बिल्कुल बिल्कुल आप डेफिनेटली बोलेंगे, आप बिल्कुल बोलेंगे सर एनसीईआरटी के इस डायग्राम में ये जो वर्ड लिखे हुए थे क्या? सूक्ष्म नलिका, एक्टिन तंतु, मध्यवर्ती तंतु। सर आपने इन तीनों को मिलाकर क्या बोला? साइटोपंजर। मैंने कहा बिल्कुल सर यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा बिल्कुल ये गलत बात है हमारी एनसीईआरटी की, लिखना चाहिए था, लिखा नहीं। लेकिन अगर तू बहुत अच्छे दिमाग से अगर बैठा है पढ़ने के लिए तो इतना कॉमन सेंस लगा सकता है। देखकर 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 क्या सर? सर यहां पर ये फाइबर सा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देख 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 आराम से देख, ये धागा सा दिख रहा है, ये धागा सा दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ सर, ऐसा धागेदार संरचना कोशिका द्रव्य में यहां पर दिख रही है। हाँ सर ये देख, ये रही, ये रही। बस हमारी एनसीईआरटी ने मिस्टेक क्या बोलूंगा, अधूरापन था कि यहां पर लिखना चाहिए था कि ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये सूक्ष्म तंतु हैं, ये एक्टिन के फाइबर्स हैं जो क्या बनाएंगे सर? साइटोपंजर बनाएंगे। तो याद रखना साइटोपंजर, मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बोला था कि साइटोपंजर यूकैरियोटिक कोशिका में मिलती है, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिका हो, दोनों में मिलती है, बोला था ना। डन? क्लियर? समझ में आया कि डायग्राम से कैसे क्वेश्चन बनता है? जनाब इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। कैसा लगा क्वेश्चन? मजा आया या इसमें भी मजा नहीं आया? सर एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो इससे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। ओके, क्लियर है? डन? अच्छा लगा क्वेश्चन? आगे पढ़े दूसरा क्वेश्चन। आइए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये दोनों संरचनाएं जो थी ये दोनों में कॉमन नहीं थी, ये प्लांट्स में थी और ये एनिमल्स में होती है। डन? दूसरा, इस डायग्राम को देख के देख, ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। ये दूसरा क्वेश्चन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, पहले सुन ले फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करना। जो दूसरा क्वेश्चन अभी मैं दिखाने वाला हूं, ये दूसरा क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हुआ ये चैप्टर पहले तो आप कर सकते हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें इस चैप्टर में आगे आने वाली हैं जो इस क्वेश्चन से संबंधित हैं, जो आप नहीं जानते होंगे। ट्राई कर सकते, आता है तो करिएगा, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन इस चैप्टर में इस पेज से बन सकता है। मैंने क्या बोला था अर्शन? एनिमल सेल्स में छोटी वैक्यूल्स होती है और सभी में नहीं होती हैं, कुछ एनिमल्स में होती हैं। सर टोनोप्लास्ट क्या होती है? रसधानी जो होती है उसका झिल्ली जो होती है, आवरण जो होता है, उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। हाँ दोस्त, करके देख अगर तेरे से हो रहा है तो। इस क्वेश्चन को नहीं हो रहा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। सर वैक्यूल्स की लोकेशन कोई डेफिनेट लोकेशन नहीं होती है अर्शन, कोशिका द्रव्य में छोटी छोटे कणों के रूप में पाई जाती है और सभी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। मैं बार बार बोल रहा हूं अर्शन, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं। सर सबसे बड़ी सेल तो ऑस्ट्रिच का अंडा है। हाँ क्या करूं फिर बताओ? जिनको आ रहा है करिए, जिनको नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बोल दीजिए स्किप, नहीं आता।
सर एनसीईआरटी में नहीं दिया, डायग्राम में नहीं दिया, थ्योरी में तो दिया है ना कि कोशिका पंजर साइटोस्केलेटन जो होता है वो सारी कोशिकाओं में पाया जाता है। क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन? तो वहां पर क्या केस करेगा एनटीए में कि डायग्राम में नहीं दे रखा? अरे थ्योरी में तो दे रखा था ना, कोशिका कंकाल अमन एमसीएच। हाँ जी, चले आंचल लहारी, क्या बात है? सिकअप कर दिया, सिकअप स्किप कर दिया। चलिए, यहां पर दे रखा था कोशिका अंग को, यानी कोशिका अंगों ए बी सी डी की पहचान करिए, ए बी सी डी की पहचान करिए। चलिए, आप में से कितने बच्चों ने इनकी पहचान कर ली? चलो इतना सा मुझे बता दो, कोई पहचान कर पा रहा है? ये ए कौन है? चलो मेरे को आप ये बताइए, ए कौन है? जल्दी से देखते हैं कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपके अंदर, कितनी ध्यान से आप चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ए कौन है? बताओ मेरे को, ये कौन है? ये गालजी है, गालजी, गालजी। तुम्हारे गाल पकड़ लेंगे गालजी। गालजी, ये है RER। ये कौन है? RER कौन होता है? खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका। श्योर? कैसे? मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, देख, इसी डायग्राम को देखता रहे, 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 और तेरे एनसीईआरटी के डायग्राम को देख। एनसीईआरटी के डायग्राम को देखना, आराम से देखना। ए ढिच क्यों? ये देख क्या लिखा हुआ है? खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका। यहीं पर दिखाया हुआ था उस क्वेश्चन में। ये वाली पोजीशन किसकी थी? खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका की। डन? चलो सर वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ जी, ये कौन है? खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका का काम क्या होता है? याद रखना, प्रोटीन बनाना। क्या बनाती है बेटा? ये प्रोटीन बनाती है, भूल मत जाना। क्या बनाती है गुरु? ये प्रोटीन बनाती है। नेक्स्ट, ये जो बी जो यहां पर दिखा रखा था, बी, अब याद कर, हिंदी मीडियम में ये जो बी जो था, ये मिस्टेक दे रखी थी, बताया ना मैंने तेरे को। ये देख, ये वाली संरचना कौन है? ये है गाल्जी। कौन है ये? गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण। ठीक है जी, ये वाला। सर इसका काम क्या होता है? पैकेजिंग होता है। सर क्या होता है? पैकेजिंग क्या होता है? यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन को पैक करके या तो बाहर निकाल देती है या अंदर ही रख देती है। क्या सर समझ में नहीं आया? आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा। आप खिलौने की दुकान पर गए, अपने 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 मान लो किसी दोस्त को खिलौना देना है आपको, है ना, दोस्त को या किसी भी फ्रेंड को खिलौना देना। आप खिलौने की दुकान पर गए, हाँ सर। आपने खिलौना सेलेक्ट कर लिया, हाँ सर। अब ऐसे उठाकर ले जाओगे, ले खिलौना ले ले, उसकी पैकिंग करोगे ना? हाँ सर, पैकिंग करोगे। तो वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चीज बनाता है, जैसे खुरदरी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका क्या बनाती है? प्रोटीन। उस प्रोटीन की पैकिंग करके, उसको पैक करके या तो कोशिका के बाहर भेजना या कोशिका के अंदर रखे रहने देना। डन? चलिए जी, सी देखिए, सी। ये सी जो है यहां पर, ये कौन है सर? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये किससे संबंधित होता है? श्वसन से। कौन से श्वसन से? याद रखना, वायवीय श्वसन से। कौन से श्वसन से संबंधित होता है सर? वायवीय श्वसन से संबंधित होता है। जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नेक्स्ट, डी जो है, ये डी कौन है? देख, यही सिंबल तेरी एनसीईआरटी में डी क्या दे रखा था? देख फटाफट, जल्दी से देख, डी क्या दे रखा है यहां पर तेरी एनसीईआरटी में? खुद सोच सर। ये जो डी यहां पर देखना, ये डी, ये वाली पोजीशन यहां पर, ये देख, ये था डी। ये कौन है? कोशिका द्रव्य दे रखा था यहां पर। क्या दे रखा था? कोशिका द्रव्य दे रखा था। क्या दे रखा था? ये कौन है? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है। अब जो क्वेश्चन यहां पर दे रखा था वो ये कि पहले पहचान करो, फिर उनका कार्य देखो, किसका कार्य सही दे रखा है। तो ए जो था वो बोल रखा है, ए जो है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड का संश्लेषण, लिपिड नहीं, किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करती है। लिपिड का कौन करती है? चिकनी अंतःप्रेय द्रव्य जालिका।
बी कौन है? गोल्जी का है, गोल्जी उपकरण। ये सामग्री की पैकेजिंग का कार्य करती है, मैंने तेरे को बताया, जिसे केवल आंतरिक लक्ष्यों तक पहुंचाती है। आंतरिक मतलब केवल अंदर ही अंदर पहुंचाती है, बाहर नहीं पहुंचाती। मैंने तेरे को क्या बोला था? बाहर भी पहुंचाती है। नेक्स्ट, ये भैया ये जो भी था कौन है ये, इसको बाहर निकाल देना। ये अननोन नंबर है, इन्होंने अपना नाम रखा हुआ नहीं है, ये क्लास में आते हैं बिना फालतू में। सर फास्ट पढ़ाइए, चांटा ऐसा धर देंगे ना ऑनलाइन ही तुम्हारे अंदर, सब सीख जाओगे तुम। नेक्स्ट, सी जो है वो कौन था सर? माइटोकॉन्ड्रिया। और वो क्या कर रहा है? अवायवीय श्वसन का स्थान है। जरा सोच, वायवीय श्वसन का है कि अवायवीय श्वसन का है? सर वायवीय श्वसन का स्थान था, अवायवीय का नहीं था। तो तीनों हो गए हमारे गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोशिका द्रव्य, जहां पर क्या होती है? कोशिकीय गतिविधियां होती हैं। कोशिका जो है वो गति करता है, और कोशिका की जितनी भी गतिविधियां हैं वो कहां पर हो रही है? कोशिका द्रव्य में होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका फोर्थ हो जाएगा। ये था क्वेश्चन। देखो, भोंदूपना अच्छा लगता है लेकिन एक लिमिट तक बेटा, रोज की रोज अच्छा नहीं लगता एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। समझदार हो सकता है तू ड्रॉपर होएगा तो बोल रहा होगा फास्ट पढ़ाओ फास्ट पढ़ाओ फास्ट पढ़ाओ। अकेला तू नहीं है ना मेरे दोस्त, यहां पर इस क्लास में और भी बच्चे हैं, सबको साथ लेकर चलना है। और ये क्वेश्चन का लेवल तो देख, मेरे को पता है आप में से मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पाए होंगे, गलत कर पाए होंगे। जिन्होंने सही किया अच्छी बात है, पोल नहीं चल रहा, नहीं तो मेरे को हकीकत पता लग जाती कि कितने यहां पर सही दे रहे थे। ये वाला क्वेश्चन आई नो कि नहीं हुआ होगा क्योंकि ये आगे आएंगे इसके कार्य। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, गोल्जी काय क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। लेकिन जो ड्रॉपर्स है वो तो कर लेंगे ना इस चीज को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोजीशन एडजेसेंट होती है, एडजेसेंट टू न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के एडजेसेंट होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है, केंद्र के पास में होता है। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन थे, कौन से पेज से थे सर? ये दो क्वेश्चन हमारे पेज नंबर 92 से थे, दो क्वेश्चन जिसमें केवल डायग्राम थे, पुरानी एनसीईआरटी में 130। अब है अगला पेज, पेज नंबर 93, जो नई एनसीईआरटी में 93, पुरानी एनसीईआरटी में 131, जहां से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब क्या दे रखा है पेज नंबर 93 और पेज नंबर 131 पुरानी एनसीईआरटी में? जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है क्या? ये क्या अगला टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो होता है यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ते हैं तो इस यूकैरियोटिक कोशिका में संरचना में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम जीव द्रव्य झिल्ली, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली बोल दीजिए, जीव द्रव्य झिल्ली बोल दीजिए, जैविक झिल्ली बोल दीजिए, प्लाज्मा लेमा बोल दीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दीजिए। ये कई सारे नाम है जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। ये हम पढ़ने वाले, हमारी एनसीईआरटी में यहां ये सारा हाईलाइटेड है, ये सब कुछ हाईलाइटेड है, जितनी भी चीजें ये हाइलाइट्स ऑलरेडी दे रखे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, ये डायग्राम है कोशिका झिल्ली का। अब मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, या मैं बोलूंगा अब चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है ये वाला टॉपिक। तो अगर आप वाकई नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हर बार क्लास में आकर कि पहले चीज को सुनो फिर प्रश्न पूछो। पहले सुनो, चीज क्या पढ़ाई जा रही है उसको सुनो। ठीक है, सुनो, उसको ध्यान से सुनो। एक बच्चे ने पूछा था सर ये कहां पर होता है, सेंट्रियोल कहां पर होता है? वो मैं आपको बता देता हूं। सर ये कारक काय कहां पर होता है? ये मैं बता देता हूं। जो लॉजिकल चीज है वो प्रश्न पूछो। सर ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। अरे डायग्राम में नहीं दे रखा, थ्योरी में दे रखा। ये तेरे को दिखाया ना एनसीईआरटी में, कहां दे रखा था? क्या लिखा हुआ था कि कोशिका पंजर, साइटोस्केलेटन किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका पादप भी और जंतु भी, तो दोनों में मिलेगा। हाँ जी, ये होता है केंद्रक, और इस केंद्रक के पास में पाए जाते हैं आपके कौन? सेंट्रियोल्स। इस तरीके से जब कोशिका विभाजन नहीं करती, जब कोशिका विभाजन करती है, जब सेल डिवाइड करती है तो उस समय ये सेंट्रियोल्स ध्रुवीय क्षेत्रों पर पहुंच जाते हैं। एक इधर पहुंच जाता है, एक इधर पहुंच जाता है। तो अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे कि भैया ये सेंट्रियोल्स कहां पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं जब कोशिका वृद्धि करती है।
लेकिन जब कोशिका विभाजन स्टार्ट करती है तो उस टाइम पर ये तारक केंद्र कहां पहुंच जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आइए, क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका झिल्ली पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को पढ़ लेना, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बिंदु दर बिंदु बच्चे पूछते सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? जो लिख रहा हूं वो पॉइंट टू पॉइंट लिखता जाओ। कोशिका झिल्ली सबसे पहला बिंदु। इस कोशिका झिल्ली के और क्या क्या नाम है? क्या इसको हम कोशिका झिल्ली को कोशिका आवरण, अच्छा कोशिका झिल्ली हम पढ़ने वाले, वो पढ़ने से पहले एक वर्ड, क्या? जैविक झिल्ली। कोई भी दिमाग वाला बच्चा जो दिमाग लगा सकता है, जैविक झिल्ली जिसको हम क्या बोलते हैं? बायो मेम्ब्रेन। देखते कितने बच्चे इस चीज को समझ पाएंगे। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? ध्यान से सुनना। कोशिका झिल्ली, और फिर कमेंट करना कि आया समझ में। कोशिका झिल्ली जिसको हम कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, जिसको पहले नाम दिया गया था प्लाज्मा लेमा, जिसको हम जीव द्रव्य झिल्ली, भी बोलते हैं, और कोशिकांग झिल्ली। देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, फटाफट समझने की कोशिश करना। बेटा ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? ये एक सेल है, यूकैरियोटिक कोशिका। ये यूकैरियोटिक कोशिका की झिल्ली है। इस झिल्ली को हमने ये नाम दिया। ठीक है, अब इस कोशिका के अंदर सर केंद्रक भी है। मैंने कहा सर केंद्रक की झिल्ली, मैंने कहा बिल्कुल। ये केंद्रक झिल्ली, मैंने कहा बिल्कुल। सर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली। इसी प्रकार लैनकाय, लैनकाय की झिल्ली। इसी प्रकार ये अंतःप्रेद्रव्य जालिका, अंतःप्रेद्रव्य जालिका की झिल्ली। इसी प्रकार ये गोल्जिकाय, गोल्जिकाय की झिल्ली। तो जरा सोच, ये क्या है? सर ये कोशिका अंगक है, कोशिका के अंग हैं, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? कोशिकांग की झिल्ली। तो कोशिकांग की झिल्लियां और कोशिका की झिल्ली, ये सारी झिल्लियां मिलाकर क्या कहलाएंगी? एक सजीव की झिल्ली। और सजीव कौन है? ये कोशिका है। तो इस सजीव कोशिका की ये सारी की सारी झिल्लियां मिलकर क्या कहलाती है? जैविक झिल्ली कहलाती है। क्या ये पहला बिंदु तेरे को समझ में आ गया? इतनी सी बात समझ में आ गई है? या ये भी ऊपर से गया? अगर ये भी ऊपर से जा रहा है तो प्रभु इसी क्लास को दोबारा से सुनना। डन? ये था पहला बिंदु। आगे बढ़ते हैं दूसरा बिंदु। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो कोशिका की झिल्ली और ये जो कोशिकांग की झिल्ली है, इसमें कुछ अंतर है, डिफरेंस है? यस, डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? अभी बताऊंगा। सर ये झिल्ली में, ये झिल्ली में और इन झिल्लियों में क्या कोई डिफरेंस होता है? यस होता है। क्या डिफरेंस होता है? आएगा, पेशेंस रखना। दूसरा बिंदु, ये झिल्ली जो होती है कैसी होती है? टाइम थोड़ा ना हुआ, अभी हो गया क्या? क्वेश्चन मैंने तेरे को करा दिया, अब क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अब मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा 15 मिनट। क्वेश्चन जितने आज कराने थे करा दिए, जितने संबंधित थे। ठीक है, ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है, क्या ये पतली होती है? हां सर। क्या इसमें इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता यानी लचीलापन, इलास्टिसिटी होती है? हां जी। मैं वर्ड बोलता जा रहा हूं और समझना। इलास्टिसिटी मींस जो फैल सकती है, सिकुड़ सकती है, फैल सकती है, सिकुड़ सकती है। पतली होती है कि मोटी होती है? सर ये कैसी होती है? पतली होती है, याद रखना। कैसी होती है? ये चयनात्मक पारगम्य। सर चयनात्मक पारगम्य का मतलब कल बताया था तेरे को, जो निश्चित विलय का चयन करके उसको आर पार जाने दे, किसके साथ? विलायक के साथ। उसको हम क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्य बोलते हैं। नेक्स्ट,
ये सर्वव्यापी होती है। सर्वव्यापी मीन्स सभी कोशिका में मिलेगी। हां जी, क्या ये सभी कोशिका में मिलेंगी? हां। अब जैसे मैं देख तेरे से बोलूं कोशिका भित्ति, क्या प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति थी? नहीं थी। लेकिन कोशिका झिल्ली है। हां, कोशिका झिल्ली हर एक कोशिका में होगी। ये जीवित भाग है। कौन? ये एक कोशिका का जीवित भाग है। जीवित भाग होता है कौन? कोशिका झिल्ली का। ये बता मेरे भाई, यहां तक की बात। सर ये किससे बनी होती है? आएगा दोस्त, आएगा। वेट कर शुभम, अभी कुछ बताया था शुभम कुर्मी मैंने। आएगा, पेशेंस रख, धैर्य रख, सब कुछ आएगा। जो चल रहा है उसका एक एक का मीनिंग समझता चल, ठीक है? तूने पहली कक्षा में 10वीं कक्षा के बोर्ड के पेपर नहीं दिए थे ना? आएगा, रुक जा अभी। पतली होती है, इलास्टिसिटी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, सर्वव्यापी होती है, सभी जीवों में मिलेंगी। यानी ये कैसा होता है? जीवित भाग होता है, सजीव भाग होता है, डेड भाग नहीं होता। क्या चाहिए? अभी थोड़ी देर में रुक जाना। हाँ जी, नेक्स्ट। यहां तक की बात समझ में आ गई है? चले आगे, तीसरे बिंदु पर चले। हाँ जी सर, सेल वॉल डेड होती है क्या? यस, मृत भाग माना जाता है किसको? सेल वॉल को। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई कार्य नहीं होता है। कोई कार्य नहीं होता। जैसे तेरा घर है, तेरे घर के बाहर तूने एक बाउंड्री बना दी है ना, ईंट वीट डाल के एक बाउंड्री बना दी है, बस खत्म। वो है सेल वॉल। वो डेड पोर्शन है किसका? आएगा इसी चैप्टर में आएगा। सेल वॉल पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा, जहां पर क्रियाएं हों, कोई फंक्शंस हों, कुछ उपापचय क्रियाएं हों, उसको हम क्या बोलते हैं? जीवित भाग। जहां पर नहीं हो, मृत भाग। हाँ जी, ये अर्धतरल प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति होती है? अर्धतरल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमी फ्लूइड। अंग्रेजी में इसको क्वासी फ्लूइड भी बोला जाता है। अब जरा सोचना, अर्धतरल का मतलब क्या होगा? अर्ध का मतलब आधा और तरल का मतलब तरल। मैंने बोला तूने पानी लिया, ये मान ले ये बॉटल है, इसके अंदर पानी है। पानी के अंदर तूने कुछ सॉलिड चीजें मिला दी, ना तो वो पूर्णतः तरल रहा, ना ही वो पूर्णतः ठोस रहा। यानी तरल और ठोस के बीच की अवस्था क्या कहलाएगी? अर्ध तरल कहलाएगी। तो याद रखना, ये कैसी होती है? अर्ध तरल होती है। इसी अर्ध तरल को इंग्लिश में बोला जाता है क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड। ये दोनों वर्ड इंग्लिश में कहीं ना कहीं अगर दिखें तुमको किसी बुक में तो याद रखना, क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? अर्ध तरल। सर ये अर्ध तरल कैसे होती है? आएगा, पेशेंस रख, सब कुछ आएगा। मैं तेरे को इसके अंदर ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसकी पूरी पीएचडी करा दूंगा, जो एनसीईआरटी भी कवर करे और जो बहुत जरूरी है वो चीज भी कवर करे। लेकिन पेशेंस रख बस। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं यहां तक की बात। अब बात आती है सर ये किससे बनी होती है? ये तो चलो समझ में आ गया, ना ही ये पूर्णतः तरल है, ना ही ये पूर्णतः ठोस है। ठोस और तरल के बीच की ये अर्ध तरल ये प्रकृति होती है। किसकी? ये आपकी कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, चौथा बिंदु आता है, ये बनी किसकी होती है? इसका संगठन जो होता है, अगर मैं संगठन की बात करूं, ये निर्मित किससे होती है? किससे बनी होती है? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो होती है ये मेनली 3 चीजों से बनी होती है। मेनली 3 चीजों से बनी होती है। कौन कौन? एक होता है लिपिड। सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? लिपिड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ही कौन होता है? लिपिड होता है। दूसरा प्रोटीन, और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या बोला मैंने? 3 चीजों से बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इन 3 चीजों से ये बनी होती है। अब बात आ रही कितना परसेंट लिपिड होता है, कितना परसेंट प्रोटीन होता है, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जरा 5वां बिंदु जरा ध्यान से सुनना, ये चौथे बिंदु में ही बता देता हूं। लिपिड की परसेंटेज जो होती है वो होती है 40 से 50%। सर हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, जो तेरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ अभी बता रहा हूं। प्रोटीन जो होता है वो होता है 50 से 60%,
और कार्बोहाइड्रेट होता है 1 से 10% के आसपास। सर ये तो हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। मेरे को पता है तेरी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तू शायद 1-2 साल से पढ़ रहा है, मैं पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुन, क्या बोला हमने कि लिपिड की परसेंटेज इतनी होती है, प्रोटीन की इतनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की इतनी होती है। ये हमने लिखी है औसतन, यानी एवरेज परसेंटेज लिखी है। अब बात हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ये 5वां बिंदु, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज जो है अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। क्या? लिपिड, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है इनकी प्रतिशतता यानी परसेंटेज लिख देता हूं, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। अलग अलग कोशिका में अलग अलग होती है। एग्जाम्पल दे रखा है तेरी एनसीईआरटी में, और क्या एग्जाम्पल दे रखा है तेरी एनसीईआरटी में? जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है आरबीसी, लाल रक्त कणिका, है ना, लाल रक्त कणिका। इसी लाल रक्त कणिका को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, याद रखना। इसी लाल रक्त कणिका को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। टाइम नहीं हुआ अभी दोस्त, पढ़ ले यहां पर। जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है? 52%। लिपिड कितना होता है? 40%। कार्बोहाइड्रेट लिखा नहीं हुआ, लेकिन याद रखना है 8%। यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इन दोनों से, इन दोनों से बनता है क्वेश्चन। प्लीज कृपया करके ये याद रख लेना, क्योंकि अभी तक यहां से इन दोनों से क्वेश्चन बना है। क्या? कि जो हमारी आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली होती है, आरबीसी की, एरिथ्रोसाइट की जो कोशिका झिल्ली होती है, उसमें कितने प्रतिशत में लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखना, हमारी आरबीसी की कोशिका झिल्ली में, आरबीसी की कोशिका झिल्ली में लिपिड प्रोटीन का अनुपात जो है वो कितना मिल रहा है? कि प्रोटीन 52%, लिपिड 40%, कार्बोहाइड्रेट ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन इतना होता है, याद रख लेना। डन? क्लियर है? चलें आगे। अब एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके। लिपिड कौन सा पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है, लेसिथिन पाया जाता है, प्रोलीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन कौन से पाया जाता है? एक एक चीज बारीकी से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि ये चीज कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो ध्यान से सुनना प्लीज। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, एक एक कंसेप्ट तेरे को क्लियर करूंगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। कितने बिंदु हो गए गुरु? यहां पर 5 बिंदु हो चुके हैं। क्या पढ़ा हमने? पतली होती है, लचीलापन होता है, चयनात्मक पारगम्य होती है, ये समझ में आता है। सर्वव्यापी सभी में मिलेंगी, सभी जीवित कोशिका में मिलेंगी, यानी जीवित भाग है। अर्ध तरल होती है, यानी ना तो पूर्णतः तरल है, ना ही पूर्णतः सॉलिड है। तरल के अंदर कुछ ठोस चीजें भर दो तो वो क्या कहलाता है? अर्ध तरल कहलाता है। जैसे आपने चाशनी देखी होगी, गुलाब जामुन देखे होंगे। गुलाब जामुन एक तरल के अंदर भरे रहते हैं, हाँ सर, जिसको हम चाशनी बोलते हैं। ना ही वो तरल होता है, ना ही वो ठोस होता है, उनके बीच की अवस्था होती है, जेली जैसा होता है ना। संगठन हमने बोला लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। लिपिड जो होता है 40 से 50% होता है, प्रोटीन 50 से 60% होता है, कार्बोहाइड्रेट 1 से 10% होता है। अलग अलग कोशिकाओं में इनका परसेंटेज या इनका अनुपात, इनका अनुपात लिख देता हूं। इनका अनुपात जो है, कहीं कंफ्यूज्ड हो जाए, अनुपात, परसेंटेज क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना। पर्टिकुलरली आरबीसी में ये लिखा हुआ है। चलें, टाइम हो गया? नहीं बेटा, अभी 5 मिनट है, 5:25 हुए अभी। नेक्स्ट, छठा बिंदु, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज। हमने बोला
कि भैया यहां पर ये हमने बोला यहां पर ये लिपिड मिल रहा है। कौन सा लिपिड मिल रहा है? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लिपिड की। तो याद रखना, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसके अंदर लिपिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है फॉस्फोलिपिड। सर हिंदी में भी फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मुख्य रूप से, यानी मेनली मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सर एग्जाम्पल बता दीजिए कौन सा फॉस्फोलिपिड पाया जाता है? एग्जाम्पल याद रखना, लेसिथिन। सर ये हमारी इस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है। कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है? जैव अणु चैप्टर में लिखा हुआ है। कौन से चैप्टर में है? जैव अणु चैप्टर में लेसिथिन की इमेज बताई हुई है, स्ट्रक्चर बताया हुआ है। दूसरा और कौन सा लिपिड मिलता है? ग्लाइकोलिपिड। कौन सा लिपिड मिलता है? ग्लाइकोलिपिड। हिंदी में भी क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। और तीसरी चीज जो पाई जाती है उसका नाम होता है कोलेस्ट्रॉल। ये 3 प्रकार के लिपिड किसमें पाए जाते हैं बेटा? याद रखना किसमें पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, जिसमें से मेन जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है? ये पाया जाता है। और हमारी एनसीईआरटी में दे भी यही रखा है। तो सर यही याद रखना है? नहीं, तीनों चीजें याद रखनी है। क्यों सर? ये आएगा, हां जैवणु चैप्टर में आएगा, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। इसीलिए हम एनसीईआरटी जब पढ़ते तो कुछ चीजें एक दूसरे चैप्टर से संबंधित होती है, लिंक्ड होती हैं। तो हमें यहीं के यहीं पढ़ना पड़ेगा। लिपिड 3 प्रकार के मिलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। की मेन लिपिड जो मिलता है वो कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड। सिर्फ फॉस्फोलिपिड नहीं मिलता है, नहीं, ग्लाइकोलिपिड भी मिलता है, कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। ये चीज याद रखना। ठीक है जी, चलिए जी। एक बिंदु यहां पर मेरे से छूट गया है, माफ करना, एक बिंदु। और वो एक बिंदु क्या था? सॉरी, एक बिंदु यहां पर छूट गया है, या मैं एक काम करता हूं, इसको मैं 7वां बिंदु बोल रहा हूं। इसको मैं 7वां बिंदु बोल देता हूं। 6ठा बिंदु मैं यहां पर लिख रहा हूं। सॉरी, बस इतना सा बिंदु रह गया था। क्या? ये 5वां बिंदु था कि लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। आरबीसी में प्रोटीन इतना, लिपिड इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना। ठीक है जी, ये भी हम पढ़ने वाले थे, मतलब ये आगे आने वाला था। एक बिंदु रह गया था, वो ये, क्या सर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो थी उसमें भी तो झिल्ली थी? मैंने कहा बिल्कुल। प्रोकैरियोटिक कोशिका की भी तो कोशिका झिल्ली थी, हां। और सर यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली है? मैंने कहा हां। क्या दोनों सेम होती है? यस। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली में लिपिड मिलता है? हां। प्रोटीन मिलता है? हां। कार्बोहाइड्रेट मिलता है? हां। क्या यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली में लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था? हां। यानी लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कौन? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्या ये तीनों चीजें यूकैरियोटिक सेल में मिल रही है? हां। क्या प्रोकैरियोटिक में भी मिलती है? हां। ये था, समझ में आ गया बांगड़ू? अब लिपिड कौन सा मिल रहा है? ये 3 प्रकार के लिपिड मिलते हैं। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या? लेसिथिन की स्ट्रक्चर। क्यों सर? ये पढ़ना जरूरी है, बस इतना सा।
है ना। पूछेंगे ना सर ये लिपिड क्या होता है, सर ये लिपिड क्या होता है, ये लिपिड क्या होता है, कल पढ़ाऊंगा तेरे को लिपिड क्या होता है। हालांकि ये हम पढ़ेंगे जैवाणु में, लेकिन मैं तेरे को कल ही पढ़ाऊंगा लिपिड क्या होता है। ठीक है जी, डन। ये लिपिड क्या होता है ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है जी, एक बार रिवाइज करा दूं। ये देख वापस से वही सारी चीजें। बायोमेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका की झिल्ली और कोशिकांग की झिल्ली, इन सारी झिल्लियों को मिलाकर हम बोलते हैं जैविक झिल्ली। हम पढ़ रहे हैं यहां पर कोशिका झिल्ली, चाहे कोशिका झिल्ली पढ़ लो चाहे कोशिकांग की झिल्ली पढ़ लो, चीज एक ही है। बस कोशिका अंगकों की झिल्ली और कोशिका की झिल्ली चीज सेम है कि यहां पर भी लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इनमें भी लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, बस एक कोशिकांग की झिल्ली कहला रहे हैं और एक कोशिका की झिल्ली कहला रहे हैं, मिलकर क्या कहला रहे हैं, जैविक झिल्ली। कैसी होती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, सभी कोशिका में मिलती है, जीवित भाग होता है, अर्ध तरल होती है, ना ही पूर्णतः तरल ना ही पूर्णतः सॉलिड। तरल के अंदर कुछ सॉलिड मिला दो तो कैसी होती है, अर्ध तरल होती है। संगठन लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, औसतन ये परसेंटेज होती है। अलग अलग कोशिकाओं में लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात अलग अलग होता है, पर्टिकुलरली आरबीसी में, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। आरबीसी में ज्यादा कौन होता है, प्रोटीन होता है। कौन होता है, प्रोटीन। मेरा नाम क्या है, पार्थ। पार्थ किससे स्टार्ट होता है, पी। पी क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पार्थ बहुत ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है। कितना, 52%। लिपिड कम है, कौन, 40%। बाकी कार्बोहाइड्रेट 8%। हमने क्या बोला कि भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका की झिल्ली और यूकैरियोटिक कोशिका की झिल्ली, दोनों की दोनों झिल्लियां कैसी होती हैं, समान होती है। लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्रोकैरियोट्स में भी मिलती है, यूकैरियोट्स में भी मिलती है। डन। फिर हम आए सातवें बिंदु पर कि लिपिड्स कौन से होते हैं। तो लिपिड्स 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्य लिपिड कौन होता है, फॉस्फोलिपिड, जिसका एग्जांपल है कौन, लेसिथिन। आप पूछेंगे लेसिथिन क्या है, एग्जांपल है किसका, फॉस्फोलिपिड का। अब आप पूछेंगे लिपिड क्या होता है, कल पढ़ाऊंगा लिपिड क्या होता है। समझ में आ गया बांगड़ू, डन। हां जी, क्लियर। आरके बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है झिल्ली का। अच्छा, इस संडे को टेस्ट नहीं है, इससे नेक्स्ट संडे को टेस्ट होएगा। ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस संडे को टेस्ट नहीं होएगा, नेक्स्ट संडे को टेस्ट होएगा। और इस हफ्ते के बाद नेक्स्ट हफ्ते थोड़ा सा टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज करेंगे। मेरी क्लास जो है लास्ट में होएगी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मेरे को मिल जाएगा आपको थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने का। ठीक है, मेरी क्लास लास्ट में रखेंगे ताकि मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, क्योंकि बायो लेंदी है, बहुत सारा कोर्स है। सर एनसीईआरटी कसरत, अबे तुम दिमाग की कसरत करो भाई। तुमको पता ही एनसीईआरटी कसरत तुमको रोज मिलती है। सर कहां पर मिलती है, ये टीचर स्लाइड में लास्ट में एनसीईआरटी कसरत आती है, और ये एनसीईआरटी कसरत रोज आती है तेरे पास टीचर स्लाइड में। सारे के सारे क्वेश्चन तेरे पास रोज आते हैं। कल हम ये पेज नंबर 93 के 6 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा कल, 6 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है सर, कब से होएगा टाइम टेबल चेंज, नेक्स्ट वीक से। अभी इस हफ्ते यही टाइम टेबल रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय बाय, मजे से पढ़ो।